नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर प्रीति बोरा आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर माह को देश भर में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और हर वर्ष मंत्रालय की तरफ से इस पोषण माह के लिए विभिन्न विषय वस्तुओं अर्थात थीम्स पर बात करी जाती है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कई सारी विषय वस्तुओं पर चर्चा की जाएगी इस पोषण माह में और विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष की विषय वस्तुओं में एक जो थीम है वह मोटापे से संबंधित है, जिसमें देश भर में हो रहे इस मोटापे की जो एक तरह से विकार हम कहेंगे, इस पे बात की जाएगी और किस तरह से ज़्यादा वज़न होना शरीर के लिए हानिकारक है और किस प्रकार पोषण इसमें अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसके बारे में विभिन्न चर्चाएं की जाएंगी और इस पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इसी सिलसिले में यह व्याख्यान आज का जो है उस पर मैं बात करूंगी। आज के व्याख्यान का विषय है उच्च शारीरिक भार के प्रबंध हेतु पोषण, अर्थात इस व्याख्यान में हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो हमारा पोषण है, जो हमारा आहार है, हमारे शारीरिक भार को उचित बनाए रखने में मदद करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मोटापे के बारे में, यानी वज़न की अधिकता। क्या इसकी डेफिनेशन है, किस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो मोटापा एक तरह से कुपोषण ही है, जो अति पोषण की कैटेगरी में जिसको हम लेते हैं, जिसमें व्यक्ति आहार के माध्यम से आवश्यकता से अधिक ऊर्जा को ग्रहण करता है। चूँकि यह ऊर्जा जो है वो शरीर में पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाई जाती, तो जो बची हुई ऊर्जा है वह ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में एकत्र हो जाती है और जो शेष है वह त्वचा में वसा के रूप में जमा हो जाती है और यही मोटापा कहलाता है। और जब यह वसा अत्यधिक मात्रा में शरीर के विभिन्न भागों में जमा हो जाती है तो व्यक्ति जब हम देखते हैं तो मोटा दिखाई देने लगता है और जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि वज़न बढ़ जाता है। वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से मोटापा कोई बीमारी नहीं है, पर यह कई बीमारियों का एक तरह से सीढ़ी है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं या जीवन की शुरुआती अवस्था से ही जिनका वज़न बढ़ने लगता है, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनको बाद में अपने जीवन के बाद के समय में कई बीमारियों से वो लोग ग्रस्त हो सकते हैं, जैसे मधुमेह या हृदय रोग। और जो लोग मोटे होते हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है और वह स्थूल और थुलथुले से दिखते हैं, तो उनको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, तो उनको हड्डियों से संबंधित विकार भी हो सकते हैं। कैसे इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। वज़न की अधिकता का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है वज़न का अधिक होना। जब व्यक्ति का वज़न उसके आयु, लिंग और ऊंचाई के लिए 10 से 20% ज़्यादा होता है तो उसको हम वज़न का अधिक होना मानते हैं। पर जब यह वज़न 20 से 80% तक बढ़ जाता है तो हम इसे ओबेसिटी यानी मोटापे की कैटेगरी में लेते हैं। कई प्रकार के मोटापे को हम वर्गीकृत करते हैं, जैसे विकास संबंधी मोटापा और प्रतिक्रियाशील मोटापा। विकास संबंधी मोटापा क्या होता है। वह मोटापा जो शुरू हो जाता है जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही और वयस्क होने तक यह निरंतर यह जो प्रक्रिया है वज़न के बढ़ने की, वह चलती ही रहती है। जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वह वसा से संतृप्त हो जाती हैं और जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो और ज़्यादा जो वसा होती है उसके शरीर में संचित होने लगती है और मांसपेशी और हड्डियों का द्रव्यमान भी बढ़ जाता है और इससे शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह विकास संबंधी मोटापा है। दूसरा होता है प्रतिक्रियाशील मोटापा। यह मोटापा मुख्यतः व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भावनात्मक तनाव के कारण विकसित होता है। अर्थात जब व्यक्ति तनाव में होता है, व्यक्ति किसी प्रकार के स्ट्रेस में होता है या डिप्रेशन में होता है, तो वह भोजन का सेवन ज़्यादा करता है और उससे शरीर का वज़न बढ़ जाता है। पर यह जो यह प्रकार का मोटापा होता है, इस प्रकार का मोटापा यह आंशिक होता है, क्योंकि जैसे उसके मन की स्थिति या उसके जीवन में स्थितियाँ ठीक होती हैं तो जो उसका खान पान है वह अपने आप ही संतुलित होने लगता है और वज़न में उतार चढ़ाव इसमें देखा जाता है। कई सारे कारक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मोटापे के सबसे पहला कारक है आयु। वैसे तो किसी भी आयु में मोटापा हो सकता है। आजकल हम देखते हैं छोटे बच्चों में भी उनके गलत खान पान के कारण मोटापा देखने को मिलता है, पर जनरली अगर हम बात करें तो जीवन की जो प्रौढ़ावस्था है उसमें वज़न बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। फिर है लिंग यानी जेंडर। जो जीवन की प्रौढ़ावस्था होता है उसमें स्त्रियां जो होती हैं उनमें मोटापा ज़्यादा देखने को मिलता है पुरुषों की कंपैरिजन में। फिर है आर्थिक स्थिति। यह बात बहुत ही ऑब्वियस है कि जो लोग ज़्यादा संपन्न होते हैं या जो लोग ज़्यादा इकोनॉमिकली जो लोग अच्छे होते हैं उनमें मोटापा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनका खान पान जो होता है वह
गरिष्ठ होता है वो लोग ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं अपने आहार में जो तेल युक्त होते हैं या जो ज़्यादा कैलोरी युक्त होते हैं, तो इसलिए उनका वज़न ज़्यादा होता है, आमतौर पर यह देखा गया है। फिर है हेरिडिटी, जिसे हम कहते हैं वंशानुक्रम। ये बात आपने भी देखी होगी कि जिन लोगों के परिवार में लोग मोटे होते हैं, माता पिता या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वह लोग मोटे होते हैं, तो उनको उनके शरीर की टेंडेंसी ज़्यादा मोटे होने की होती है। तो वंशानुक्रम जो होता है वह इसमें एक बहुत बड़ा कारक है। फिर है भोजन संबंधी आदतें। भोजन संबंधी आदतें मतलब कि जो लोग ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं, जो गरिष्ठ भोजन खाते हैं, उनमें मोटापा ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर है फिजिकल वर्क। जो लोग बहुत कम शारीरिक श्रम करते हैं, बैठे बैठे ही कार्य करते हैं और जिनको ज़्यादा मतलब अपने कार्य में जिनको ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता है, उन लोगों में मोटापा ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर है संवेगात्मक कारण, जैसे मैंने अभी बात करी, जो लोग तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, वो लोग ज़्यादा मात्रा में आहार लेते हैं और वह मोटापे का कारण बनता है। फिर है मेडिसिन्स। कई तरह की मेडिसिन ऐसे होती हैं, जैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं या जो इंसुलिन से रिलेटेड मेडिसिन होती हैं या जो स्टीरॉइड्स बेस्ड मेडिसिन होती हैं, उनको लेने वाले व्यक्ति में वाटर रिटेंशन यानी जो जल का जो जमाव है वो ज़्यादा होता है शरीर में और वह मोटे दिखाई देते हैं। फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। कई सारी जो ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड होता है या पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इनके श्रावण में जो इनके सिक्रीशंस होते हैं उनमें अगर गड़बड़ी होती है, असंतुलन होता है, उससे भी मोटापा देखने को मिलता है। फिर केंद्रीय नाड़ी संस्थान में दोष। हमारे जो ब्रेन होता है उसमें हाइपोथैलेमस एक सेंटर होता है जो हमारी भूख को और हमारे सटाइटी यानी तृप्ति को कंट्रोल करता है। जब इन दोनों सेंटर्स में किसी प्रकार का विकार होता है तो व्यक्ति के आहार में चेंजेस होते हैं, यानी वो कभी उसे ज़्यादा भूख लगती है, कभी उसे बिल्कुल भूख नहीं लगती, तो ये सब व्यक्ति के वज़न को प्रभावित करते हैं। फिर है वेदर। ये बात आपने भी देखी होगी कि जाड़ों के मौसम में व्यक्ति अधिक खाना खाता है और गर्मियों के मौसम में भूख कम लगती है। तो अगर ऐसा मौसम है जहाँ पर ज़्यादा खाने की इच्छा है तो वो भी मोटापे के लिए जो है उत्तरदायी है। फिर है धूम्रपान। धूम्रपान अपने आप में तो एक बहुत बड़ा कारक नहीं है, पर जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं और उसके बाद जब वो धूम्रपान करना छोड़ते हैं तो उसके बाद वो एकाएक उनका आहार जो अंतर्ग्रहण होता है वो बढ़ जाता है और यह जो रैपिड ट्रांजिशन होता है कम खाने से ज़्यादा खाने की ओर, उससे मोटापा बढ़ सकता है। पर यह भी एक टेम्परेरी फेज़ होता है जो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। फिर कैसे पहचान करेंगे? पहले तो शारीरिक वज़न जैसे मैंने बताया 20% से अधिक होता है तो उसको हम मोटा कहते हैं। फिर है जो त्वचा में वसा की मात्रा होती है उसकी मोटाई को नापा जाता है। इसके लिए वर्नियर कैलिपर नाम का एक उपकरण होता है जिसमें शरीर के कुछ भागों में इस्तेमाल करके पता लगाया जा सकता है, जैसे पीठ में कमर से कुछ ऊंचाई पर, जिसको हम वेस्ट या टू हिप रेशियो कहते हैं। फिर पसलियों के नीचे और कोहनी तथा कंधों के बीच में पीछे की ओर, जिसको हम मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कहते हैं। इन सब जगह पे त्वचा की मोटाई को नापकर वसा की मात्रा का पता लगाया जाता है। फिर एक टर्म है BMI, जिसको हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक अर्थात बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मानदंड है मोटापे का पता लगाने के लिए और यह आयु के लिए स्वतंत्र तथा दोनों लिंगों के लिए समान होता है। इसमें वेट अपॉन हाइट स्क्वायर इसका जो है वह फॉर्मूला होता है, वेट इन किलोग्राम हाइट इन मीटर्स। तो इसमें जो वैल्यू आती है वह जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तालिका दी हुई है, तो जो वैल्यू को इस जो तालिका है इसकी वैल्यू से मैच करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि व्यक्ति सामान्य वज़न की श्रेणी में है या मोटापा, और मोटापा है तो कौन सा ग्रेड का मोटापा है, पहले ग्रेड, दूसरे ग्रेड, तीसरे ग्रेड का, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। फिर एक कमर तथा नितंब का अनुपात, जिसको हम वेस्ट टू हिप रेशियो कहते हैं, वह भी एक बहुत अच्छा सरल मानदंड है और पुरुषों में यह अनुपात अगर 1 से ज़्यादा और महिलाओं में 0.9 से ज़्यादा होता है तो यह मोटापे को संकेत देता है। फिर कैसे हम आहार नियोजन करें? सबसे पहला है कैलोरीज़। ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि मोटे व्यक्तियों को बिल्कुल आहार में कैलोरीज़ नहीं लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कैलोरी की मात्रा लेनी चाहिए पर संतुलित मात्रा में या सीमित मात्रा में। जो लोग मोटे होते हैं उन्हें भी खाने की आवश्यकता होती है, परंतु उन्हें ध्यान देना चाहिए कि भोजन की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जिससे उनका पेट भरे और उन्हें तृप्ति मिले, और इसके साथ साथ शारीरिक क्रियाशीलता को भी बढ़ाना ज़रूरी है। फिर है प्रोटीन। नॉर्मल जो अमाउंट होता है प्रोटीन का 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, वह ज़रूरी है शरीर के लिए, जिससे कि शरीर के तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत हो सके। फिर कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो सरल शर्करा की जगह जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, जटिल शर्करा, वो लेने चाहिए और उच्च कैलोरीयुक्त तथा तले भुने खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर वसा।
जो वसा है वह ऊर्जा का सांद्रित सोर्स यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है, अर्थात बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा वसा द्वारा मिलती है, तो बहुत ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जो प्लांट ऑयल्स हैं यानी पौधों से मिलने वाला जो तेल होता है उसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स यानी एनिमल फैट्स जैसे घी, डालडा और मक्खन, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, सीमित मात्रा में करना चाहिए। फिर है खनिज लवण, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, ये सब प्रचुर मात्रा में लेने चाहिए, जिसके लिए सब्जियों और फलों का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह विटामिन सी, ए, डी, ई के बी समूह, इन सभी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। ये सब जो विटामिन्स होते हैं शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं या एनर्जी देने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये सब उचित मात्रा में लेने चाहिए। फिर जल की मात्रा भी उचित होनी चाहिए, और जल की जो अधिक मात्रा अगर आप लेते हैं मोटे लोग तो उससे भोजन की मात्रा कम ग्रहण करी जाती है, तो यह एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मोटापा घटाने में सहायक होता है। परंतु मीठे पेय पदार्थों जैसे शरबत, कोल्ड ड्रिंक और गन्ने का रस जो होता है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर ये जो यहाँ तालिका है इसमें बताया गया है कि कौन से वर्जित खाद्य पदार्थ हैं मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए और कौन से खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में लेने चाहिए। तो जितने मीठे खाद्य पदार्थ हैं, तले भुने खाद्य पदार्थ हैं और मांस, मदिरा और अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं, और जितने भी ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं जैसे कोक होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जितनी भी, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। और सीमित मात्रा में अनाज जैसे चावल, गेहूँ, साबुत दालें, मिलाई निकला हुआ दूध, अंडा, मछली और जड़ वाली सब्जियां और फलों में केला, आम, सेब, अमरूद, नाशपाती, ये सब सीमित मात्रा में लेने चाहिए। फिर मोटापे के उपचार के बारे में बात करें तो सबसे पहले भोजन पर नियंत्रण रखें, भोजन को नियंत्रित रखें, उच्च कैलोरी युक्त तला भुना आहार ना खाएं, संतुलित मात्रा में आहार लें और आहार में फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, सलाद खाएं, उससे मोटापा घट सकता है। कुछ दवाओं का उपयोग भी किया जाता है, हालांकि ये दवाओं का जो उपयोग है वह पूरी तरह चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए और भ्रामक आहारों की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो भूख कम करने की कुछ दवाइयाँ हैं जैसे प्रेलुडिन और टेनवेट और पॉन्ड्रेक्स, ये सब दवाइयाँ होती हैं जो आहार पे नियंत्रण रखने में सहायक होती हैं, पर चिकित्सक देखरेख में इनको लेना चाहिए। फिर कुछ थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करने वाली दवाई होती हैं जो इनके स्रावण को नियंत्रित करती हैं और वज़न घटाती हैं। फिर डायूरेटिक्स और लैक्सेटिव्स होते हैं यानी मूत्रवर्धक दवाएं और रेचक दवाएं, ये मोटापा घटाने में इनका उपयोग किया जाता है मेडिकल फील्ड में, और इनके अधिक उपयोग से मूत्र तथा मल अधिक मात्रा में बनता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है, मोटापा घटता है, परंतु यह भी चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। फिर आपने देखा होगा बाज़ार में कई सारे फॉर्मूला डाइट्स या फॉर्मूला आहार मिलते हैं मोटे व्यक्तियों के लिए, और ये बहुत ही लो कैलोरी युक्त आहार होते हैं, लगभग 1000 किलो कैलोरी इनकी वो होती है, कैलोरी काउंट होता है। और ये ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो आमाशय में जाकर पानी को सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और जो है हमें जो तृप्ति की भावना, जो सटाइटी की भावना होती है वो होती है और व्यक्ति को भूख नहीं लगती। तो इससे क्या होता है, रैपिड वेट लॉस होता है, पर यह बहुत लंबे समय तक नहीं ले सकते और जैसे ही यह छोड़ते हैं तो फिर से वज़न बढ़ने लगता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट फेस के लिए लिए जाते हैं और कोशिश करनी चाहिए कि संतुलित आहार से ही वज़न को घटाएं। फिर व्यायाम जो बहुत ज़रूरी है खाने के नियंत्रण के साथ साथ, इससे क्या होता है कि शारीरिक स्थिति में, मानसिक स्थिति में सुधार होता है, शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ती है और वज़न पर नियंत्रण रहता है। फिर थेरेप्यूटिक स्टारवेशन एक टर्म होता है जिसको हम उपचारात्मक उपवास कहते हैं। ये जो बहुत मोटे व्यक्ति होते हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं उनके लिए अस्पतालों में यूज़ किया जाता है, जिसमें कई सप्ताह तक केवल पानी, विटामिन तथा खनिज लवण युक्त पेय पदार्थ पिलाकर व्यक्ति को रखा जाता है, जिससे मोटापा एकदम कम हो जाता है। फिर रेशेयुक्त भोज्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए क्योंकि रेशेयुक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं वह ज़्यादा तृप्ति देते हैं और उनका कैलोरी मूल्य भी शून्य होता है, ऊर्जा नहीं मिलती है, तो यह मोटापा कम करता है। नमक का कम सेवन करना चाहिए क्योंकि नमक के ज़्यादा सेवन से वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है जिससे मोटापा बढ़ने लगता है। और फिर एक लिपोसक्शन नाम की एक शल्य प्रक्रिया होती है जो शरीर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पेट, कूल्हों, जांघों, नितंबों, बाहों और गर्दन से वसा को हटाने के लिए सक्शन टेक्निक का उपयोग करती है। ये मेडिकल फील्ड में किया जाता है और इनको यह ज़्यादा जो वज़न वाले लोग होते हैं वह यूज़ करते हैं इस टेक्निक को।
और इसको लिपोप्लास्टी या बॉडी कंटूरिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो मेडिकल टर्म्स में इसको जाना जाता है, और बहुत मोटे लोग इस शल्य चिकित्सा का उपयोग करते हैं। तो साथियों, आज के इस व्याख्यान में हमने यह जाना कि मोटापे को कैसे आहार पर नियंत्रण रखकर और किन किन आहार तकनीकों द्वारा हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद।